नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। इतने सालों से कई टीवी चैनलों के जरिए जो नफरत का जहर आपके मन में घोला जा रहा है, उसके परिणाम तो रुक रुक कर सामने आते ही रहते हैं। इसी सांप्रदायिकता के जहर के परिणामों में दो और अध्याय जुड़ गए हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रोज़ शाम को कई चैनलों पर जो होता है वो सांप्रदायिकता का जहर आपके मन में नहीं घोलता? आप नहीं कर सकते क्योंकि यही सच है। रोज़ शाम को हिंदू मुसलमान को टीवी चैनलों पर लड़ाया और भिड़ाया जाता है। क्या आपके बच्चे को दंगाई नहीं बना रहा है? क्या ये आपके बच्चे को भीड़ में तब्दील नहीं कर रहा है और वो आपका बच्चा चलता फिरता टाइम बॉम्ब बन जाता है? आप ये नहीं जानते कि वो कब फट जाएगा और किसी का हत्यारा बन जाएगा। हम ये सभी टीवी चैनलों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कईयों में ऐसा ही हो रहा है। 1 अगस्त के अखबार तनाव, हिंसा और सांप्रदायिकता के जहर से भरी खबरें लेकर आए। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में तनाव की खबरें छपीं। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा में मोनू मानेसर, जिसके ऊपर कुछ महीनों पहले गौरक्षा के नाम पर नासिर और जुनैद नाम के 2 लोगों की हत्या के आरोप लगे थे, जो अपने आप को गौरक्षक बताता है और बजरंग दल का सदस्य भी है। इसी मोनू मानेसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो यात्रा में शामिल होने की बात कर रहा था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और सोशल मीडिया पर भी दोनों समुदायों में बहस होने लगी। इस यात्रा के दौरान मोनू मानेसर यात्रा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाह फैल गई कि वह यात्रा में शामिल है, जिसकी वजह से दूसरे समुदाय ने यात्रा को नूंह में रोका और उस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और फिर गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हिंसा फैल गई। ये सब मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। बीबीसी के मुताबिक कई लोगों ने ये बताया कि इस यात्रा के दौरान कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जिसमें मोनू मानेसर जिंदाबाद जैसे नारे शामिल थे। पुलिस के मुताबिक अब तक इस हिंसा में 6 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें से 2 होमगार्ड भी शामिल हैं, जबकि 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई वाहनों में आग लगाई गई। हरियाणा में कई जगहों पर 144 धारा लागू की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शांति की अपील कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और ये भी कह दिया कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। मनोहर लाल जी, अगर पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो फिर पुलिस को रखा ही क्यों है? हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? हिंसा में दोनों पक्षों ने ही जान गंवाई है। बजरंग दल के एक सदस्य अभिषेक, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसकी गोली लगने के बाद मौत हो गई। अभिषेक के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और खुद अभिषेक एक कार मैकेनिक है। वहीं हिंसा के बाद गुड़गांव की एक मस्जिद पर भी भीड़ ने हमला कर दिया और मस्जिद में आग लगा दी, जिसमें मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसकी भी मौत हो गई। बताया गया कि मोहम्मद साद मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। ये भी बताया गया कि हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन भीड़ के आने पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आप हमेशा ऐसी किसी भीड़ में गरीब के बच्चे को ही देखेंगे, जिसको ये बताया जाता है कि उसका धर्म खतरे में है, जो इन जुलूसों में शामिल हो जाता है, फिर आपत्तिजनक नारे लगाता है। वही ऐसी भीड़ में डीजे बजाता है, उसके सामने नाचता है और फिर धीरे धीरे एक टाइम बम बन जाता है। फिर एक दिन ऐसी ही किसी भीड़ में किसी का हत्यारा बन जाता है और एक दिन खुद फिर इसी हिंसा का शिकार हो जाता है। आप अपने जिस बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने का सपना देख रहे होते हैं, वे किसी दिन उसी आईएएस आईपीएस का हत्यारा बन जाता है या फिर कभी उसी की ही गोली का शिकार हो जाता है। अमीर और मिडिल क्लास वाले तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हैं, बस दूर से ही इस भीड़ का समर्थन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो सेंड करते हैं और जहर फैलाते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका धर्म खतरे में है, आप मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं का इनमें सिर्फ इतना ही रोल होता है, जिसमें आप धर्म में व्यस्त रहें, गरीबी और बेरोजगारी भूल जाएं और वो सत्ता में बैठे रहें। वो ये चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे धर्म के नाम पर अपने पड़ोसी से लड़ जाएं, अपने दोस्तों से लड़ जाएं या फिर ऐसी ही किसी भीड़ में दंगाई नारे लगाएं या पत्थर चलाएं। सांप्रदायिकता एक बीमारी की तरह है जो आपको बीमार कर देती है। ये किसी कैंसर से बिल्कुल भी कम नहीं।
आप भी सांप्रदायिकता के कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस अपने आप से सवाल कीजिए, क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में बात होने पर आपके मन में घृणा के विचार आने लगते हैं? क्या किसी दूसरे धर्म के इंसान को मारने का मन करता है, या फिर दूसरे धर्म के प्रार्थना स्थल के बाहर अपने धर्म के नारे या डीजे बजाने का मन करता है? तब ऐसे में अगर आपका जवाब हाँ में है, तब आप भी अपने आप से सतर्क हो जाइए। आप भी सांप्रदायिकता के कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हीं 1 अगस्त के अखबारों में एक खबर और छपी, जिसमें जयपुर से मुंबई जा रही जयपुर एक्सप्रेस की चलती ट्रेन में चेतन सिंह नाम के आरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर अधिकारी टीकाराम मीणा समेत 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी टीकाराम मीणा के अलावा बाकी तीनों यात्री मुस्लिम थे। बताया ये जा रहा है कि चेतन सिंह मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन चेतन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसे एक मरे हुए इंसान के पास खड़े होकर, जो जमीन पर पड़ा हुआ है, ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं। तुम्हारी मीडिया ये मीडिया कवरेज दिखा रही है। पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है। इनके आका हैं वहाँ। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 हैं। इस बयान की पुष्टि अल जजीरा, इंडियन एक्सप्रेस और समेत कई अखबारों ने की है। चेतन सिंह के हाथों में राइफल देखी जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि एक और पुलिस जवान ने बताया था कि चेतन सिंह की अपनी वरिष्ठ अधिकारी टीकाराम मीणा से समुदायों को लेकर बहस हुई थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल लिया और कहा कि वे मानसिक रूप से बीमार था। अगर वे मानसिक रूप से बीमार था, तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ड्यूटी पर कैसे रखा गया, उसे राइफल क्यों दी गई। लेकिन मारे गए यात्रियों में से एक यात्री सईद सैफुद्दीन, जो हैदराबाद में एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं, उनके परिवार वालों ने द हिंदू से कहा कि एक सांप्रदायिक हिंसा का मामला है। चेतन सिंह ने एक कोच से दूसरे कोच जाकर सिर्फ मुस्लिम यात्रियों को टारगेट किया। उनके परिवार वालों ने यह भी कहा कि उसको दाढ़ी और टोपी देखकर उन्हें पहचानने में आसानी हुई। कांस्टेबल चेतन सिंह के वायरल वीडियो के बयान से ये समझ में आता है कि वे मानसिक रूप से नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से बीमार था। वो भी उसी सांप्रदायिकता के कैंसर से पीड़ित था, जिससे वो लोग पीड़ित थे जिन्होंने हरियाणा के नूह में भड़काऊ नारे लगाए, जिन्होंने उस यात्रा पर पथराव किया, गोलियां चलाईं, जो शोभा यात्रा के दौरान हथियार लेकर यात्रा में शामिल थे। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए। जुलूस में कोई हथियार तलवार लेकर जाता है, लाठी डंडे लेकर जाता है, ये गलत है। इस तरफ से भी उकसावे की कार्रवाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप ये नहीं जानते कि एक न्यूज़ चैनल का एंकर नूह की हिंसा पर जब ये कहता है कि इनका परमानेंट इलाज कब होगा, तब क्या आप ये नहीं जानते कि फाइनल सॉल्यूशन शब्द कब और कहाँ इस्तेमाल किए गए थे? क्या आप ये नहीं जानते कि हिटलर ने जब फाइनल सॉल्यूशन कहा था, उसके बाद यहूदियों का नरसंहार हुआ था? आप ये अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। न्यूज़ 18 इंडिया का ये एंकर अमन चोपड़ा पहले भी सांप्रदायिक बयान देने के चलते उसके चैनल पर जुर्माना लगाया गया था और उस कार्यक्रम को भी यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा था। NBDSA ने माना था कि एंकर ने एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले बयान देकर अक्षता की सीमा पार कर ली। दूसरे में निकाय ने देखा कि एंकर ने कुछ उपद्रवियों के कार्य के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय की निंदा की थी। आप इस एंकर के रोज़ कार्यक्रम के शीर्षक देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये आदमी कितना जहर फैला रहा है। लेकिन फिर भी ये अभी भी रोज़ टीवी पर आता है और जहर फैलाता है। इसी के जैसे एक और अभय प्रताप सिंह, जो सुदर्शन न्यूज़ में काम करता है, ये लिखता है कि खट्टर साहब वही करो जो 2002 में मोदी ने गुजरात में किया था। मेवात ही नहीं, पूरा हरियाणा मॉडल बन जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था? ये तथाकथित पत्रकार अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट बताता है और लिखता है कि राष्ट्रीय धर्म को समर्पित पत्रकार, बहुत सरल हूँ। आप इसकी सरलता खुद ही देख सकते हैं। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने इसका पर्दाफाश किया है। ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि यही चीज़ सुदर्शन न्यूज़ ने अपने चैनल पर भी लिख दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहाँ हैं इन सब पर ध्यान देने वाली संस्थाएं जिनके ऊपर इसका जिम्मा है? क्यों वो सुदर्शन न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया के ऐसे जहर फैलाने वाले एंकरों पर कार्रवाई नहीं करती?
क्यों वो एंकर अभी तक ऑफ एयर नहीं किए गए हैं। इन जैसे एंकर एक ही पार्टी का गुणगान करते हैं और आप उसका नाम जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना को याद कर लीजिए। बरेली के पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया था कि कुछ कांवड़िए निर्धारित मार्ग से अलग इलाके में जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जो दूसरे समुदाय की आबादी वाला इलाका था। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया था कि उन कांवड़ियों के बीच कुछ ने शराब पी रखी थी और कुछ के पास हथियार भी थे। फिर भी प्रभाकर चौधरी उनको 4 घंटे तक समझाते रहे, लेकिन फिर भी ना मानने पर उनको अपनी टीम के साथ उन पर मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा था। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने तो अपनी ड्यूटी ही निभाई थी, अभी तो वे घर तक भी न पहुंचे होंगे। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उनको लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। सोचा होगा कि अच्छा काम किया है, लेकिन क्या पता था कि ऐसा करने पर उनका तबादला कर दिया जाएगा। क्या योगी सरकार ने धर्म को कानून व्यवस्था से ऊपर रखा? आप ये भी जान लें कि प्रभाकर चौधरी कितने जाबाज ऑफिसर हैं। 13 साल की नौकरी में ये उनका 21वां तबादला था। अधिकतम तैनाती मेरठ में रही, जो कि 1 साल थी। आज तक उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगे हैं और कई केस में सटीक कार्रवाई भी की है। रिश्वत के केस पकड़े हैं। ऐसे जाबाज ऑफिसर को भी धर्म की राजनीति का शिकार होना पड़ा। उसी सांप्रदायिकता के कैंसर ने एक बार फिर उनका तबादला करवा दिया। इसीलिए नोट कर लीजिए, धर्म की राजनीति आपके और आपके बच्चे के अंदर सांप्रदायिकता का जहर बढ़ सकती है। आपके बच्चे को एक दंगाई बना सकती है और एक दिन हत्यारा भी बना सकती है और सत्ता में बैठे उस नेता को भगवान। यह आपको मूल मुद्दों से बहुत दूर ले जाती है, जहां धर्म के नाम पर आप वोट देने लग जाते हैं और वही जहर लेकर टाइम बॉम्ब बन जाते हैं, जो कहीं भी कभी भी फट सकता है और आपको हत्यारा बना सकता है। इसलिए धर्म की राजनीति का शिकार होने से बचें। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।